हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या जो पश्चिमी देश हैं, इन पश्चिमी देशों के मुंह से बहुत कम बार ऐसा होता है कि भारत की तारीफ सुनने को मिले। अभी रिसेंटली एक समिट चल रही थी और इस समिट में IMF के जो हेड हैं, उन IMF के हेड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जमकर तारीफ की। हमारी अर्थव्यवस्था में जो रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स के बारे में भी चर्चा की और ये ऐसे समय पर चर्चा की है जब पूरी दुनिया एक स्लो डाउन से फेस कर रही है, पूरे स्लो डाउन से गुजर रही है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हमको हर तरफ देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन IMF के जो हेड हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी को प्रेज कर रहे हैं और उन्होंने एक टाइटल दिया है कि इंडिया पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन है। भारत पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन है। समझने की कोशिश करेंगे, इन बातों को भी समझेंगे कि अमेरिकी टैरिफ के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे इतनी स्ट्रांग रही। ढेर सारे पॉइंट आज आपको समझ में आएंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमी वाले सेक्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्लोबल प्रभावों से अपने आप को बचाती है, ये भी क्लियर होगा। इंडिया की इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए हैं वो भी आपको क्लियर होगा और अभी कौन कौन से चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी के सामने है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो खबर आपको बता देते हैं। ये कह रही हैं इंडिया प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। ये IMF के जो चीफ हैं, इन IMF चीफ का कहना है कि भारत ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। IMF चीफ, इन्होंने जो भारत के बड़े सुधार हैं, इन बड़े सुधारों के बारे में चर्चा की है और इमर्जिंग एज ए की इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, इनका कहना है कि जो भारत है, ये भारत पूरी दुनिया में एक ग्रोथ इंजन के तौर पर इमर्ज हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट में 3 काम की चीज़ें हमारे पास हैं। वो है कि हमने एक तो सबको गलत साबित कर दिया है, गलत साबित, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही अमेरिका के सैंक्शन लगेंगे भारत की इकोनॉमी बहुत डाउन चली जाएगी, हम लोग बहुत नीचे चले जाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, हमारे जो रिफॉर्म है, सुधार हैं, इन सुधारों की तारीफ की है। अक्सर आप इन सुधारों की तारीफ नहीं सुनेंगे, स्पेशली इन इंडिया। मतलब मैं बायस होकर बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर इन सुधारों को गलत तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो भी सुधार चल रहे हैं, चाहे UPI हो या कोई भी सुधार हो, उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। लेकिन IMF ने इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि भारत के जो रिफॉर्म्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और आगे आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाएंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो उन्होंने बोला है कि ग्रोथ इंजन है ना, ग्रोथ इंजन के बारे में बात की है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने का मतलब ये है कि भारत अब एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आएगा। हम एक ग्लोबल लीडर बनेंगे। ग्लोबल लीडर बनेंगे, इसके मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। भरोसा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट और आएगा। इन्वेस्टमेंट आने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे जो फॉरेन रिलेशन है ये काफ़ी अच्छे होंगे। प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो ढेर सारे फायदे इसके हमको देखने को मिलेंगे और पूरी दुनिया को हम लोग लीड करेंगे, तो हमारी आवाज़ को सुना जाएगा। आप अगर ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो ग्लोबल पावर बनने का जो रास्ता है वो इकोनॉमिक पावर से ही जाता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग के हब बन जाते हैं, लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की पावर बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। तो IMF के जो चीफ का ये स्टेटमेंट है, ये बहुत सारी बातें हमको बताता है और ये ऐसे समय पर आया है ना, आप समझिए इस बात को। ये स्टेटमेंट तब आया है अगर हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के सिनारियो को समझने की कोशिश करें कि सिनारियो हमको क्या बताता है, परिदृश्य क्या बताता है। देखो, एक तरफ तो टैरिफ है। टैरिफ, अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये टैरिफ वॉर है। इस टैरिफ वॉर से निपटना हमारे सामने एक चैलेंज था, लेकिन हम इससे लड़ रहे हैं और इस टैरिफ वॉर से निकल रहे हैं। कोई इम्पैक्ट हमको अभी देखने को नहीं मिला है। दूसरा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में वॉर हमको देखने को मिल रहा है, युद्ध। जब भी युद्ध होते हैं पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता ही आता है, तो युद्ध का दौर हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ढेर सारे डिस्प्यूट्स और हो रहे हैं, ढेर सारे डिस्प्यूट हमको और देखने को मिल रहे हैं। इन सभी विवादों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छा काम किया है और अच्छा काम करने के पीछे जो वजह है वो वजह
कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप लोग रीजन की तलाश करोगे तो रीजन में सबसे पहला जो वजह है वो है डोमेस्टिक डिमांड। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो घरेलू मांग है, ये घरेलू मांग और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पैटर्न है, ये पैटर्न वर्ल्ड इकोनॉमी के जो फॉर्मूलाज हैं इनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो चाय, शादियां और इनसे भी पूरी तरीके से रिवाइव हो जाती है। हमें दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को हम लोग चला रहे होते हैं। इसी के साथ में करेंटली हमने जो फॉरेन रिलेशन बिल्ड किए हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों से, ये भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। हम ऑयल इंपोर्ट अपने फेवर में कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ट्रेड को इंक्रीज कर रहे हैं। ये ढेर सारी वजह हैं जिसके कारण हम ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इससे बाहर निकल पा रहे हैं। और इंडिया अभी भी एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ी हुई इकोनॉमी है ना, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आगे आने वाले समय में भारत ही भविष्य है, पूरी दुनिया का जो भविष्य है ये भारत है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल। तो ये तो हमने आपसे बात की कि क्यों तारीफ की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन के फेज में है। चाइना जो यूएसए को सरपास करना चाहता है, वो चाइना भी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की गिरफ्त में फंस चुका है। वहाँ भी आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है, लेकिन भारत स्टिल सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हालांकि एक बात ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जैसे यूएसए और चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो भले कम है, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इकोनॉमी का साइज काफ़ी बड़ा है। हम भी जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे ग्रोथ रेट हमारी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन ये 20, 50 और 70 के आसपास हमको देखने को मिलेगा। पर अभी हम लोग लार्जेस्ट ग्रोइंग हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा मंदी की चपेट पे नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आईएमएफ ने किन सुधारों की तारीफ की है, जरा हम इसको समझ लेते हैं। जॉर्जिया ऑल्सो डब्ड इंडिया आ की ग्रोथ इंजन, हमको की ग्रोथ इंजन के तौर पे बता दिया है। लगभग 7% की ग्रोथ रेट से हम लोग आगे बढ़ेंगे 2025 में। इन्होंने बोला है कि जो 2025 है इसमें 6.6%, पहले इसको 6.44% बोला था, 6.6% को हम लोग अप्रोक्स 7% यहाँ पे मान के चल रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि जो 2026 है, इस 2026 में भी 6.1% की ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। मतलब 26 में कम रहेगी, क्योंकि 26 में पूरी दुनिया में और इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होंगे। ये हमारी इकोनॉमी के स्ट्रांग होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे आपको समझ में आ ही गया है, राइट? ध्यान रखिएगा। अब किन सुधारों की इन्होंने तारीफ की है, वो सुधारों की तारीफ हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने हाल के वर्षों में साहसिक, बोल्ड सुधार किए हैं, जिसमें सबसे पहले डिजिटल भुगतान प्रणाली है, यूपीआई इकोसिस्टम है। 2013 पी चिदम्बरम हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका स्टेटमेंट आज भी फेमस है। उन्होंने कहा कि मुझे 5 रुपए की धनिया लेने जाना है तो क्या मैं यूपीआई करूंगा? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो सब्जी वाला अनपढ़ है। आज मैं देखता हूं कि 1 रुपए भी यूपीआई करते हैं। जनरली मैं कैश लेके नहीं चलता, यूपीआई ही करना पड़ता है। 2, 5, 10, 20, 100, 50, 1000 जो भी करना यूपीआई करते हैं। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म यूपीआई लेके आया है, इसने पूरी इकोनॉमी को डिजिटल बना दिया है। इससे कर ढांचे में भी हमको ढेर सारे सुधार देखने को मिले हैं। तो प्रेस किसको किया गया है? यूपीआई को। फिर आप बता देंगे आधार की सफल लागू प्रणाली। आधार को हमने लिंक कर दिया है हर जगह। इससे जो बहुत सारे फर्जीवाड़े होते थे वो फर्जीवाड़े हम लोग दूर कर पा रहे हैं। आप देखना बहुत सारे व्यापारी वर्ग ऐसे होंगे जो यूपीआई का विरोध करेंगे, यूपीआई लेते नहीं है। ये कानूनी अपराध है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके 100, 150, 200 रुपये बचाएं। आपसे कहेंगे यार पक्का बिल क्यों लोगे, 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे। यार ठीक है कच्चा बिल दे दो। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो यूपीआई को प्रेस किया है, आधार लिंकिंग को प्रेस किया है, और जीएसटी स्लैब का जो सरलीकरण और पुनर्गठन है, हमने जो जीएसटी 2.0 लॉन्च किया है, जिसको लेकर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसकी भी तारीफ यहाँ पे की है। यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से आधुनिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लेकर आया है, बताइए। या उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए जिससे भारतीय इकोनॉमी में हमको रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं और हम लोग आगे जाके ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। ऐसे करके मेंस में कोई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने किन सुधारों की तारीफ की है, उन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। में यूपीआई है, आधार है और जीएसटी स्लैब का सरलीकरण और पुनर्गठन है।
उन्होंने कहा है कि सबने कहा था कि भारत इतनी बड़ी आबादी को डिजिटल पहचान देना संभव नहीं है, लेकिन भारत ने यह कर दिया है। यह संभव नहीं था लेकिन हमने कर दिया है। हम हर जगह डिजिटल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट इंडिया में हो रहे हैं। यूपीआई सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे बन चुका है पूरी दुनिया में। रोजर पे, पेपल को सबको पीछे छोड़ दिया है। और आज हम डीबीटी पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब्सिडी सीधी खातों में जाती है। जनधन योजना के थ्रू सबको हमने अकाउंट से जोड़ दिया है। ई मार्केट प्लेस हमने बना दिया है, जिससे किसान, गरीब, मजदूर हर कोई वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमी में ये रिफॉर्म्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में बहुत हमको बेनिफिट देंगे। इन सुधारों की चर्चा की गई है आईएमएफ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत वैश्विक वृद्धि का नया इंजन। आईएमएफ प्रमुख के अनुसार भारत अब वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन है, की ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन की आर्थिक वृद्धि लगातार धीमी हो रही है। ये अगर धीमी होती जा रही है तो चाइना के लिए एक परेशानी की बात है, क्योंकि उसको अमेरिका को सरप्राइज करना है अभी। और अगर स्लो हो जाएंगे तो फिर सरप्राइज कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर चाइना स्लो होगा तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी आएंगी। फिर हम ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का हब बनेंगे और हम ही फिर पूरी दुनिया को रूल करेंगे। मतलब जो पावर ऑफ हेजेमनी है उसमें शायद चाइना अमेरिका से आगे निकल ही नहीं पाएगा, उससे पहले हम आगे निकल जाएंगे और हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे होंगे। ये बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ध्यान रखिएगा। हालांकि ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसको ग्रोथ इंजन बताया है। ठीक है, वैश्विक ऋण पर ध्यान दिया है, जो डेप्थ है, इस डेप्थ पर आईएमएफ की चिंता। जॉर्जिवा ने कहा है कि आईएमएफ अब भी G20 देशों को लगातार प्रेरित करेगा कि विकासशील देशों के ऋण संकट, डेप्थ जो क्राइसिस है, इसको गंभीरता से लें। दुनिया के बहुत सारे विकासशील देश हैं जिनके पास बहुत सारा कर्जा है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। उन देशों को कर्जे से बाहर लेकर आना पड़ेगा। अगर कर्जे से बाहर लेकर नहीं आएंगे तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हमको और देखने को मिलेंगे। उनके प्रमुख बयान क्या है? ग्रोथ इज स्लो, डेप्थ इज हाई एंड फाइनेंशियल रिस्क आर प्रेसिडेंट। विकास धीमा है, ऋण ऊंचा है और वित्तीय जोखिम स्थायी है। इन सब के बीच में हमको बैलेंस स्टैब्लिश करना है। तो पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने किस तरफ ध्यान खींचा है? आप बता देंगे कि वैश्विक ऋण की तरफ, और ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इसके कारण ढेर सारे क्राइसिस हो सकते हैं। उन्होंने देशों से कहा है कि उनको ऋण स्तर को नीचे लाने पर कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे आर्थिक सुधार हों जो ऋण स्तर को नीचे लाएं, जिससे इकोनॉमी सस्टेनेबल बने, जिससे जो ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल बने और फ्यूचर में इकोनॉमी सस्टेन कर पाए, कोलैप्स नहीं कर जाएं, जिसके कारण ढेर सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो वैश्विक ऋण पर भी उन्होंने चिंता जताई है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से जो बढ़ता वैश्विक ऋण है या विकासशील देशों का बढ़ता वैश्विक ऋण किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी के सामने एक चैलेंज है। आप इस पे अपने विचार या एक सार लिखिए, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, राइट। आगे फिर बात करते हैं आईएमएफ और विश्व बैंक का सहयोग। आईएमएफ और विश्व बैंक ने मिलकर उन देशों की मदद कर रहे हैं जिनका ऋण स्तर अस्थिर नहीं है, परंतु वे तरलता, लिक्विडिटी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। साथ ही आईएमएफ सुनिश्चित करेगा कि G20 के एजेंडा में डेब्ट सस्टेनेबिलिटी लगातार प्रमुख विषय बना रहे। तरलता को मेंटेन रखने में, लिक्विडिटी को बनाए रखने में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। लेकिन किन की? जिनके पास ऋण ज़्यादा नहीं है, तो ऋण को कम करना है, ये G20 देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। चुनौतियां हैं ढेर सारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, जैसे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे हमको लड़ना पड़ेगा, जो अभी 5% के आसपास है, नियंत्रण है, लेकिन और कम हम इसको कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतनी इकोनॉमी बेहतर ग्रो करेगी, ठीक। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने। सुधारों के बावजूद शहरी गरीबी हमको बनी हुई देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर है। जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, हमारी इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिलने लगता है। वैश्विक अस्थिरता एक चुनौती है। अमेरिकी चीन तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, चाहे अमेरिकी चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, रूस यूक्रेन हो, ये सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि डेवलपिंग देश कभी भी नहीं चाहते कि जो व्यापार है वो बाधित हो, किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं। और हमारी इकोनॉमी ऑयल एंड नेचुरल गैस पे बहुत डिपेंड करती है। अगर ये इनमें दिक्कत आएगी तो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऋण प्रबंधन, राज्य सरकारों का बढ़ता ऋण स्तर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सबको हमको दूर करना पड़ेगा और इन सबको दूर करके एक ग्लोबल हब के तौर पे हम लोग स्टेब्लिश हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में ब्रेटन वुड। उसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि 1944-45 में इसकी स्थापना हो जाती है।
आप मुझे बताना है इसकी डेट, किस डेट के साथ ये इस्टेब्लिश हुआ था। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी हेड हैं और ये बुल्गारिया से आती हैं। सदस्य देश हैं 190 प्लस देश इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके लिए सवाल है, आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत द्वारा किए गए डिजिटल और संरचनात्मक सुधारों ने उसे वैश्विक वृद्धि का प्रमुख इंजन बना दिया है, चर्चा कीजिए। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और फिर आपके लिए ये है प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच। हमारा 1 अक्टूबर फाउंडेशन बैच है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपने जीआरएस लाइव कोड को यूज़ करना है। आप जैसे ही जीआरएस लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में बिहार पीसीएस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी और 25 अक्टूबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है। तो आप इस बैच में एनरोल कीजिए, आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी किसी क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।